ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि दी आप स्टैटिक्स का सिलेबस भी जल्दी से स्टार्ट कराओ, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक्स का सिलेबस। सबसे पहले यूनिट 1 करेंगे, इसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 हम करेंगे कंप्लीट अपने। तो चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा लेंथी है बट इजी भी है। लिटरली चैप्टर नंबर 1 बहुत ज़्यादा इजी है, तो आपको अच्छे से करना है इसको। चैप्टर नंबर 1 का नेम है फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। तो इसी चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपको एक रिव्यू चैप्टर आप बोल सकते हो बेसिक दिया हुआ है, जो कि आपको रीड करने की ज़रूरत है एक्चुअल में। उसमें जितनी भी डेफिनेशंस हम इस बुक में पढ़ेंगे, कंप्लीट बुक में जितनी भी यूज़ होंगी, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, वो सारा उस रिव्यू चैप्टर में गिवन है। यहाँ पे इसके पीछे आप ये वो कंप्लीट सारा रीड कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। मैं वो रिव्यू चैप्टर इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप खुद रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ इतना समझाने वाला नहीं है, सिंपल बेसिक सी डेफिनेशंस हैं। हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है रिजल्टेंट एंड कॉम्पोनेंट। सबसे पहली चीज इस चैप्टर में ये जो वर्ड है रिजल्टेंट, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कॉम्पोनेंट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो अच्छे से समझना कि रिजल्टेंट और कॉम्पोनेंट एक्चुअल में है क्या। देखें यहाँ पे, इफ टू और मोर फोर्सेस एक्ट अपॉन अ रिजिड बॉडी एंड इफ अ सिंगल फोर्स कैन बी फाउंड सच दैट द इफेक्ट ऑफ अपॉन द बॉडी इज द सेम एज दैट ऑफ ऑल द फोर्सेस टेकन टुगेदर, देन द सिंगल फोर्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। आपने क्या लिया, कोई भी एक रिजिड बॉडी ली। रिजिड बॉडी क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉडी ली। अब इसमें क्या होता है, हर एक बॉडी में आपको पता है कि एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना है। तो इसमें भी क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। लाइक जैसे इस टाइप से मैंने यहाँ पे क्या ले लिए, पार्टिकल्स ले लिए। रिजिड बॉडी का मतलब है कि मैं इस पे कितना भी फोर्स लगाऊं, कितना भी इसको कुछ भी करूं, मैं इसके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड होता है रिजिड। अब इतना तो आपको पता ही है कि नथिंग इज परफेक्टली रिजिड इन दिस यूनिवर्स, तो जस्ट बोलने के लिए हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इस ये बॉडी को हम कहेंगे रिजिड। कोई भी सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, अब इस पे ये पेंसिल है, ये सॉलिड है, इसमें मैं कितना भी फोर्स लगाऊं, कितना भी फोर्स लगाऊं, बट क्या ये पेंसिल ऐसे प्रेस हो जाएगी, दब जाएगी? नहीं, ये अपनी प्रॉपर ऐसे शेप में रहेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी की। ये रिजिड बॉडी है क्योंकि अपनी जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर के, वो अपना डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं कर रहे। वही अगर मैं लिक्विड की बात करती हूँ तो लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स, मान लीजिए ऊपर वाला सॉलिड है, अब ये लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल्स कुछ इस टाइप से होते हैं। तो ये क्या करते हैं, फोर्स लगाने पर, थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पर ये पार्टिकल्स अपना डिस्टेंस जो है, एक पार्टिकल इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, जिससे कि हम लिक्विड की शेप को चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम फिक्स रहती है बट शेप चेंज कर सकते हैं। और गैसेस में क्या होता है कि आपके पार्टिकल्स इतने ज्यादा होते हैं कि हम उसकी वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं और उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो रिजिड बॉडी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिजिड बॉडी आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कठोर, जो कितना भी फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज ना हो, वो होती है रिजिड बॉडी। तो उस रिजिड बॉडी पर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स आपने अप्लाई करी, ठीक है। अब आपको एक फोर्स ऐसी मिल गई कि वो सभी फोर्सेस को बैलेंस कर रही है। दैट मीन्स, मान लीजिए आपकी रिजिड बॉडी है, इस साइड से आप फोर्स लगा रहे हो और भी काफी सारे फोर्स लग रहे हैं इस पूरी बॉडी पर। तो ये वाला जो फोर्स है जो आप इस साइड से लगा रहे हो, ये सभी फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है। तो उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। रिजल्टेंट का नाम से ही पता चल रहा है, रिजल्टेंट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जो सभी चीजों को बैलेंस करता हुआ चले। तो वो यहाँ पे दे रखा है कि सिंगल फोर्स, आपको एक अकेला फोर्स ऐसा मिल गया जो कि जिसका इफेक्ट जो है पूरी बॉडी पर वो सेम है एज ऑल द फोर्सेज। मान लीजिए इस पूरी बॉडी पर सारे ये फोर्सेज लग रहे हैं और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, तो इसका इफेक्ट, इधर से मैंने 10 फोर्सेज लगा रखे हैं इस साइड से, और इस साइड से मैं एक फोर्स लगा रही हूँ, और ये जो बॉडी है ये सिंपल अपनी ऐसे जगह पर है। इसका मतलब क्या है कि ये सिंगल एक फोर्स यहाँ पे ये जो 10 फोर्सेज लग रहे हैं इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट, क्योंकि इसका इफेक्ट सेम है एज दोज 10 फोर्सेस। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द बॉडी सेम एज दैट ऑफ ऑल द फोर्सेस टेकन टुगेदर, देन उस सिंगल फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। और कंपोनेंट्स कौन होंगे, एंड द गिवन फोर्सेस देमसेल्व्स आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्सेस। जो ये सारे के सारे फोर्सेस हैं, जो मैंने बताया कि इधर से 10 फोर्सेस जो अप्लाई हम कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिजल्टेंट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है। फोर्सेस, हम कभी भी अगर फोर्सेस है हमारे पास, अगर हम उसका रिजल्टेंट नहीं निकाल पाते तो जितने भी हमारे फोर्सेज हैं उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। नोट यहाँ पे गिवन है कि व्हेन वी से दैट दीज फोर्सेज
नोट गिवन है यहाँ पर, व्हेन वी से दैट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, इट इज मेंट दैट द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। पार्टिकल का मतलब कि एक पॉइंट पे फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। ये आपको नोट में इसलिए बता दिया ताकि आगे जाके ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्टिकल लिखा हुआ है, हम पॉइंट लेके चले, क्या लेके चले, तो पार्टिकल का मतलब पॉइंट। नाउ नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस सेमेस्टर में अगर आपको याद हो तो आपने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस और भी काफी सारी चीजें थी। तो उसका लेक्चर अगर आपको ये पूरा अच्छे से डिटेल में समझना है विद डेरिवेशन और प्रॉपर कंसेप्ट्स के साथ, तो उसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है। वेक्टर कैलकुलस के रिव्यू चैप्टर के नेम से है वो, उसमें सभी ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी समझाए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले डेफिनेशन कि एक्चुअल में ये होता क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोई भी दो फोर्सेज है आपके पास, ये आपने लिया दो फोर्सेज, ओ पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये हो गई फोर्स पी और ये हो गई फोर्स क्यू, ये दोनों फोर्सेज लिए आपने। और ये दो फोर्सेज आपको इसी तरीके से लेने हैं कि ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट हों। जैसे ये पैरेललोग्राम की दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट मतलब मिली हुई, तो एक फोर्स एक साइड पे, दूसरा फोर्स दूसरी साइड पे, और दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया आपका ओ। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से। सिंपल सा ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कि अगर आप दो फोर्सेस लेते हो और कौन सी वो जो रिप्रेजेंट करने के लिए उनको आपको क्या लेना है, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स लेनी है, तो उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आप सिंपली शो कर सकते हो बाय द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे फोर्स पी है, क्यू है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा। पहले तो इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, इन दोनों साइड्स को भी बनाएंगे, डायगोनल हो जाएगा ओसी, तो ओसी हो गया आपका आर जो कि है रिजल्टेंट। क्लियर। तो इसमें वही बता रखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पी क्यू आपके पास फोर्सेज हैं एक्टिंग एट पॉइंट ओ, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी से ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं। पैरेललोग्राम ओ ए सी बी की ये डायरेक्शंस हैं। देन इनका जो रिजल्टेंट है उसको हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं डायगोनल ओ सी के साथ। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इसी स्टेटमेंट को, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ओ ए प्लस ओ बी, जब इन दोनों फोर्सेस को आप ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ओ सी के इक्वल। रिजल्टेंट का मतलब तो यही होता है ना, क्या पढ़ी थी हमने रिजल्टेंट की डेफिनेशन, एक फोर्स आपको ऐसा मिल जाए जो बाकी सभी फोर्सेस का जो इफेक्ट है उसको बैलेंस करे। तो यहाँ पे वही है कि ओ ए ओ बी दो फोर्सेस थे, उनको किसने, उसके इफेक्ट को किसने बैलेंस किया, ओ सी ने। तो वेक्टर नोटेशन में हम इस टाइप से लिख सकते हैं। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, मान लीजिए ये तो डायगोनल ओ सी है, मैं यहाँ पे ये वाला डायगोनल भी बना देती हूँ ऐसे, ओ ए, ये डायगोनल मैंने बना दिया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसे हम क्या नेम करेंगे, एम। एम नेम कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या होगा, एम आपको मिड पॉइंट मिल गया ओसी का, क्योंकि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या होता है, ओसी का भी एम मिड पॉइंट है और बी ए का भी एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो ओसी है वेक्टर ओसी रिजल्टेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ वेक्टर ओ एम, क्योंकि हमें पता है ओसी का मिड पॉइंट है एम, तो जितना ओ एम का डिस्टेंस होगा उतना ही एम सी का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पूरे कंप्लीट ओसी को ट्वाइस ऑफ ओ एम, कि इसको हमने दो टाइम्स क्या कर दिया, ऐड मल्टीप्लाई कुछ भी कह लो, ओसी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ एम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ इस ओसी के प्लेस पे, ट्वाइस ऑफ ओ एम। तो यहाँ से आपके पास एक डिफरेंट वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में ये फॉर्मूला आ चुका है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ एम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमें गिवन है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट तो हमने पता लगा लिया, रिजल्टेंट हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, रिजल्टेंट होता क्या है तो हमें पता चल गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये दोनों डायग्राम समझने हैं। यहाँ पे देखो, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट, कोई भी दो फोर्सेज एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पे फोर्स है पी क्यू, सेम हियर ओ पॉइंट पे एक्ट कर रही है, फोर्स है पी क्यू। अब इनकी हमें दो चीजें फाइंड करनी है, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। तो पहले जो दोनों फिगर आपके पास गिवन है इनको समझिए। यहाँ पे ओ पॉइंट पे एक्ट करिए दोनों फोर्सेस पी क्यू, सेम हियर ओ पॉइंट पे एक्ट करिए दोनों फोर्सेस पी क्यू। रिजल्टेंट आपको पता है, आप सबसे पहले क्या करोगे, जो दोनों एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पे भी सेम कंप्लीट कर लिया। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम की दोनों एडजेसेंट साइड्स अगर दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उसका जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट बना दिया, यहाँ पे भी रिजल्टेंट बना दिया। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है अल्फा, तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा अल्फा। रिजल्टेंट के साथ एक फोर्स का एंगल है थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब देखिए आपने क्या किया, ये जो पैरेललोग्राम है कंप्लीट, इस पे यहाँ से इसको ड्रॉप आउट कर दिया इसको, और ये वाली जो साइड है आपकी ओ ए, ये जो फोर्स है इसको आपने एक्सटेंड कर दिया। तो इस पॉइंट को आपने नेम ऑलरेडी सी दिया हुआ था, इसको आपने क्या लिख दिया, नेम डी।
अब यहाँ से देखो, ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। अगर ये एंगल अल्फा हो गया तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे होता है 180। अगर इतना अल्फा हो गया तो बचा हुआ 180 माइनस अल्फा। क्लियर। अब यहाँ पे भी देखो सेम वही चीज, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल अल्फा, पी फोर्स और रिजल्टेंट के बीच में एंगल थीटा। यहाँ पे अगर ये वाला एंगल, सेम वही चीज करी हुई है, अगर ये वाला एंगल था आपका अल्फा तो ये वाला एंगल जो बचा हुआ है वो 180 माइनस अल्फा होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो ये दोनों आप समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको दो वैल्यूज निकलवाऊंगी जो कि आगे जाके यूज होंगी, यहाँ पे यूज नहीं होंगी। तो दो वैल्यूज मैं आपको निकलवाती हूँ। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल से हम दो वैल्यूज निकालेंगे, एक साइन अल्फा की, एक कॉस अल्फा की। तो देखिए साइन अल्फा की निकालते हैं सबसे पहले। साइन अल्फा, अगर आपको फॉर्मूला पता हो, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल देखना है आपको, ACD। इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर लेना है और हाइपोटेन्यूज लेना है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है CD और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका AC। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं CD अपॉन AC, और AC एक्चुअल में है क्या, Q फोर्स है। अगर ये फोर्स Q है आपका तो इसके पैरेलल फोर्स क्या होगा, Q होगा। सेम अगर ये P है तो ये भी P होगा। तो यहाँ से ये फोर्स क्या है, Q है। तो CD के प्लेस पे, AC के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, Q लिख सकती हूँ। CD आपका एज इट इज रहेगा, तो CD अपॉन Q। अब यहाँ से अगर मैं CD की वैल्यू निकालूं तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q साइन अल्फा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, Q साइन अल्फा। तो ये आ गई CD की वैल्यू, आगे जाके यूज होगा, इसको आपको नोट करना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद अब मैं निकालती हूँ कॉस अल्फा। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर मैं बेस देखूँ तो वो AD है और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो AD अपॉन AC। अब AC के प्लेस पे अगेन मैं Q लिख दूंगी, तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन Q। अब अगर मैं AD की वैल्यू निकालू तो इस Q को कॉस अल्फा के साथ ले जाओ, आ जाएगा Q कॉस अल्फा। तो ये दोनों वैल्यूज आपको अच्छे से नोट करके रखनी है। अब हम क्या देखते हैं, देखो ये तो सिंपल आपका डेरिवेशन है यहाँ पे। क्लियर, इसको करने की इतनी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कंसेप्ट समझना है कि एक्चुअल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट की हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब ये रिजल्टेंट जो है, जैसे हम बोलते हैं कि ये फोर्स लग रहा है बट इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता। हम ऐसे बोल देते हैं कि यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक्चुअल में ये 2 और 5 है क्या, ये मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का। इसी तरीके से रिजल्टेंट भी आपका एक फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें पता चलेंगी, इनका एक प्रॉपर फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आता है आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जो भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला है, और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में है कि ये रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है अंडर रूट, जो भी आपके दोनों फोर्सेज है उनका स्क्वायर करना है, आपको ऐड करना है, प्लस में 2pq cos अल्फा। इसी तरीके से अगर डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन आपको पता है tan थीटा से आप किसी की भी डायरेक्शन बताते हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan को आप क्या लेके चले गए राइट हैंड साइड में, तो tan इनवर्स हो जाएगा। बाकी सभी चीज एज इट इज यहाँ पे q साइन अल्फा अपॉन में p प्लस q cos अल्फा। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफी एग्जांपल्स में और क्वेश्चंस में यूज होंगे। यहाँ पे ये हमें बता रखा है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब आपको ये नोट गिवन है, इसमें क्या है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका ये। अब इसके हम दो कॉम्पोनेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है थीटा की जो वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में, वो दो वैल्यूज होंगी इन केस ऑफ tan 180 डिग्री प्लस थीटा। क्योंकि tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सेपरेट करके वैल्यूज निकालू साइन थीटा की और कॉस थीटा की, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो अगर आप कंप्लीट ट्राइंगल देखते हो, जिस ट्राइंगल से हमने ये निकाला है, ये फॉर्मूला निकाला है, तो अगर आप वो कंप्लीट ट्राइंगल देखते हो तो वो पूरा ट्राइंगल होगा आपका OCD। ठीक है, अब जो भी मैंने आपको दोनों डायग्राम्स, दोनों फिगर समझाए थे, उनमें आप देखो ट्राइंगल OCD है। तो अगर मैं वहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OCD में परपेंडिकुलर इज CD एंड हाइपोटेन्यूज इज OC, और OC की वैल्यू क्या है R, और CD की वैल्यू मैंने आपको निकलवाई थी, हमारी Q साइन अल्फा थी, तो वो हमने पुट कर दिया। इसी तरीके से कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा OD और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा आपका OC। और ये चीजें देखनी है आपको, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ट्राइंगल OCD में। OCD ट्राइंगल इस टाइप से है आपका, यहाँ पे देखो ये। ठीक है, ये हमने वो जो ड्रॉप आउट किया था वो है। तो ये है OCD। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर हमारी फोर्स आ रही है और ये रिजल्टेंट है, इसलिए हमने ये कंप्लीट ट्राइंगल लिया। उसके बाद OD अपॉन OC, OD की वैल्यू देखो, OD ये कंप्लीट है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमने साइड ली थी इसकी, इसे हमने नेम किया था A। तो अगर मैं OD
पूरा कंप्लीट वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे ओ ए प्लस ए डी करना पड़ेगा। अब ओ ए तो पता है, ओ ए क्या है आपका, जो फोर्स पी आपने अप्लाई किया था वो है, और ए डी मैंने आपको निकलवाया था प्रीवियस पेज पे, वो आया था क्यू कॉस अल्फा। तो एक्चुअल में कंप्लीट ओ डी की वैल्यू हो जाएगी पी प्लस में क्यू कॉस अल्फा। तो वही यहाँ पे पुट किया हुआ है कि पी प्लस में क्यू कॉस अल्फा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू आ गई। मान लो मुझे यहाँ से निकालना है टेन थीटा, तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगी, साइन अपॉन कॉस होता है टेन। लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई आपकी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं यहाँ पे, तो ये है पी प्लस क्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय आर। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो हो जाएगा आर अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। अब आर से आर कैंसिल, बचा क्या, क्यू साइन अल्फा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, और वही सेम आपका ये फॉर्मूला है। क्लियर। नाउ अब आपको कॉर्लरीज गिवन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें केसेस गिवन है, लाइक जो भी हमने पढ़ा है उसी के पर्टिकुलर केसेस हैं। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला था, ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है। हमने क्या निकाला था कि इस रिजल्टेंट और फोर्स पी के बीच में थीटा एंगल है। थीटा के रिगार्डिंग हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो था रिजल्टेंट का वो निकाला था। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इस रिजल्टेंट और ये वाला जो फोर्स है क्यू, इसके बीच में एंगल है फाई। ये वाला एंगल क्या है, फाई। अब अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो टेन फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी साइन अल्फा अपॉन में क्यू प्लस पी कॉस अल्फा। ठीक है। जब हमने थीटा की रिगार्डिंग निकाली थी तो क्या आया था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू साइन अल्फा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके काफी सारी चीजें चेंज हुई है। पहले पी फोर्स था, अब यहाँ पे क्यू फोर्स है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। कॉर्लरी टू में आपके फिर वही गिवन है कि दो फोर्सेज है पी क्यू और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। परपेंडिकुलर होने का मतलब इनके बीच में जो ये अल्फा एंगल है ये क्या होगा, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री होगा। अब मैं रिजल्टेंट में इस अल्फा एंगल को पुट करती हूँ, तो अल्फा है आपका पाई बाय 2, सारी चीजें सेम। कॉस अल्फा के प्लेस पे जस्ट आ गया कॉस पाई बाय 2। आपको पता है कि कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वाली टर्म तो आपकी 0 बन जाएगी, बचा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो आ गया रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डायरेक्शन के लिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा के प्लेस पे जस्ट आपको पाई बाय 2 पुट करना है, तो क्यू साइन पाई बाय 2 अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 आपका 0, तो ये टर्म क्या हो गई 0। साइन पाई बाय 2 1, तो बचा क्या आपका, न्यूमरेटर से बचा क्यू और डिनोमिनेटर से पी। जो डायरेक्शन आपकी वो क्या आ जाएगी, क्यू बाय पी। क्यू फोर्स को आपको डिवाइड कर देना है पी फोर्स से। अब यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में दे रखा है कि जब दोनों फोर्सेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, सभी को पता है रेक्टेंगल। क्योंकि ऐसे पैरेललोग्राम में तो दोनों फोर्सेस के बीच में 90 डिग्री नहीं हो सकता। अगर मैं, ये पी फोर्स है, अगर मैं इस क्यू को ऐसे ऐसे करती रहूं तो यहाँ पे क्यू फोर्स मान लो यहाँ पे आ गया, अब इनके बीच में 90 बनेगा, तो ये तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा ना। ठीक है, ये पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। किस टाइप से बनेगा, यहाँ से ऐसे, ये स्ट्रेट यहाँ पे, और ये वाली साइड भी आपकी ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। ये वाली जो साइड है ना, ये थोड़ा ऐसे इधर इधर आती रहेगी, तो ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा ये सी पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे अब ओ ए सी इस ट्राइंगल को देखूं, ओ ए सी, ये ऐसे हो जाएगा आपका, सिंपल मिल जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। वो फॉर्मूला लिखा, अब ओसी क्या होता है, रिजल्टेंट, तो आर का स्क्वायर। ओ ए क्या है आपका, फोर्स पी है तो पी का स्क्वायर। ए सी क्या है, फोर्स क्यू है तो क्यू का स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, अंडर रूट कर दूंगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये तो आ गया रिजल्टेंट। किस केस में, जब आपके दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर। अब वही अगर मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस ट्राइंगल का टेन थीटा निकालू, टेन थीटा क्या होता है। और हाँ, अगर आपको ऐसे नॉर्मल याद नहीं रहते ना कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज टेन थीटा, तो उसके लिए एक ट्रिक मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है इस टाइप से, ठीक है, ये आप लिख लोगे। अब आपको इतना तो पता है, सबसे पहले ऊपर में क्या आता है, साइन कॉस टेन, और इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे कॉसिकेंट सीकेंट कॉट। ठीक है, कॉसिकेंट सीकेंट कॉट। तो यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करती हूँ तो साइन थीटा ये है पी एच, तो मतलब इन दोनों को आपको डिवाइड कर देना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी टाइप से अगर मुझे नीचे वालों का निकालना है, कॉसिकेंट सीकेंट और कॉट का, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल हो जाएगा। सीकेंट का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यही आपको ध्यान रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले। अब देखो 10 मुझे देखना है, तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम यहाँ से भी देख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर है AC, बेस है OA, तो AC अपॉन OA लिख सकते हैं। AC क्या एक्चुअल में, अभी आपका जैसे मैंने बताया था, ये जो फोर्स है ये धीरे धीरे ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ पे ये क्या होगा, Q फोर्स होगी, तो Q अपॉन में ये जो OA है आपका वो क्या है, P, तो Q अपॉन में P। अब आप देख सकते हो जब हमने ज्योमेट्रिकली किया तो भी दोनों आपके फॉर्मूले सेम है, और यहाँ पे जब हमने ऐसे मैथमेटिकली किया था वैल्यू पुट करके तब भी फॉर्मूले यही आए थे। तो ज्योमेट्रिकली चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाती है क्लियरली कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि वो पैरेललोग्राम अब एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो चुका है, और उसी के बेसिस पे फिर हमने ट्राइंगल्स वगैरह लेके दोनों फॉर्मूले अपने निकाले हैं, ज्योमेट्रिकली भी और मैथमेटिकली भी। अब आगे करते हैं कॉर्डरी है, कॉर्डरी 3। इसमें क्या गिवन है आपको, इफ P इज इक्वल्स टू Q, दैट मीन्स अगर दोनों फोर्सेस आपके इक्वल हो जाएं, ठीक है, जैसे उस पैरेललोग्राम की दोनों एडजेसेंट साइड पे इधर P फोर्स लग रहा था, इधर Q फोर्स लग रहा था। अब दोनों ही फोर्सेस अगर आपके इक्वल हो जाए तो क्या चेंज आएगा, रिजल्टेंट का जो भी फॉर्मूला था उसमें आपको क्या करना है, दोनों फोर्सेस को इक्वल पुट कर देना है। जैसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला था P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, तो यहाँ पे Q के प्लेस पे भी हमने P पुट कर दिया, 2PQ था, तो जब Q के प्लेस पे P पुट करोगे तो P इंटू P स्क्वायर हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर। एक स्टेप और करना है आपको यहाँ पे इस तरीके से, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2P स्क्वायर, और ये तो है ही आपका 2P स्क्वायर कॉस अल्फा, तो दोनों में से हम 2P स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा। 1 प्लस कॉस अल्फा क्या होते हैं इसकी आइडेंटिटी, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा होता है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसी तरीके से थीटा के प्लेस पे अल्फा है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो P तो आ जाएगा रूट से बाहर क्योंकि स्क्वायर में है, इसी तरीके से यहाँ पे ये जो कॉस है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये भी स्क्वायर में तो रूट से बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो मतलब 2P और कॉस अल्फा बाय 2 तीनों बाहर आ गए, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका 2P कॉस अल्फा बाय 2। अब बात करते हैं हम यहाँ से डायरेक्शन की। रिजल्टेंट तो हो गया कि जब आपके दोनों फोर्सेस इक्वल हो तो रिजल्टेंट में क्या चेंज आएगा। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में भी जहां पे भी Q आपको दिख रहा है फॉर्मूले में उसके प्लेस पे आपने P पुट कर दिया, P साइन अल्फा अपॉन P प्लस P कॉस अल्फा। अब मैं इस डिनोमिनेटर से क्या कर सकती हूँ, P कॉमन ले सकती हूँ, बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा। अब न्यूमरेटर में भी P है, डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो गया, बचा साइन अल्फा और डिनोमिनेटर से 1 प्लस कॉस अल्फा। अब 1 प्लस कॉस अल्फा तो होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगाएंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट यहाँ पे 2 थीटा के प्लेस पे ओनली क्या है आपका अल्फा, मतलब 2 अल्फा होना चाहिए, उसके प्लेस पे अल्फा है, तो हम एंगल यहाँ पे फॉर्मूले में भी एंगल का हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अगर यहाँ पे होता साइन 2 अल्फा तो आता 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक कॉस अल्फा बाय 2 से एक कॉस अल्फा बाय 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा आपका न्यूमरेटर में साइन अल्फा बाय 2, डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा बाय 2, साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो क्या आ गया 10 अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे चल रहा था आपका 10 थीटा, अब दोनों साइड अगर आप 10 इनवर्स अप्लाई कर दो तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 बचेगा, क्योंकि 10 इनवर्स से 10 आपका कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस, दोनों इक्वल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है ईच इक्वल टू P, P की इक्वल ले लिया हमने, तो वो क्या हो जाएगा 2P कॉस अल्फा बाय 2। और वही अगर हम बात करें डायरेक्शन की रिजल्टेंट की, तो बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस, उन फोर्सेस के बीच में जो एंगल होगा वो उनको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस दोनों फिगर समझाए थे तो उनमें दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल था अल्फा, बट अब एंगल हो चुका है अल्फा बाय 2। इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल था अल्फा उसको बाइसेक्ट करेगा, अल्फा बाय 2 हो जाएगा। क्लियर। अब कॉर्डरी 4 करते हैं। कॉर्डरी 4 में 3 में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों फोर्सेस आपके इक्वल हो जाए तो क्या होगा। इसमें है कि अगर एक फोर्स दूसरे फोर्स से ग्रेटर हो जाए, P इज ग्रेटर देन Q, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस Q कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन Q प्लस Q कॉस अल्फा। बोथ साइड्स हमने क्या करा है, Q कॉस अल्फा को ऐड करा है, लिख सकते हैं इनइक्वालिटी का साइन है, P प्लस Q कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन Q प्लस Q कॉस अल्फा। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड डिवाइड कर देना है Q साइन अल्फा से। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर कोशिश करें कि जो हमारा फॉर्मूला है डायरेक्शन का वो बन जाए, तो आपने डिवाइड किया बोथ साइड्स Q साइन अल्फा से। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में Q कॉमन ले सकते हो, बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पे Q है तो Q से Q कैंसिल, अब बचेगा आपका 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड्स रेसिप्रोकल कर देना है, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे है Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा, ये किसका फॉर्मूला था, tan थीटा का, तो इसके प्लेस पे tan थीटा पुट कर देंगे। यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट यहाँ पे है साइन ओनली अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। 1 प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2,
2 से 2 कैंसिल, एक cos अल्फा बाय 2 से एक cos अल्फा बाय 2 कैंसिल, बचा आपका sin अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाय 2, तो इसे हम लिख सकते हैं tan अल्फा बाय 2। बोथ साइड्स 10 है, tan इनवर्स अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपका थीटा इज लेस देन अल्फा बाय 2। तो मतलब जब एक फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ा होगा उस टाइम पे तो आपका जो थीटा है वो अल्फा बाय 2 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज ऑलवेज इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। इसका मतलब है कि जो ज्यादा इंक्लिनेशन है वो कहां पर होगा, ग्रेटर फोर्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बता दें कि थीटा इज लेस देन अल्फा बाय 2, थीटा तो भाई अल्फा बाय 2 से छोटा ही होगा, मतलब मोर इंक्लिनेशन कहाँ पे होगा आपका, जो भी ग्रेटर, चाहे वो पी हो या क्यू हो, जो भी ज्यादा फोर्स होगी उसी की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होगा रिजल्टेंट का। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जैसे रिजल्टेंट होके जाता है ना उससे डायगनल से, तो उसी को ही लाइन ऑफ एक्शन बोल रखा है और कुछ भी नहीं है। कॉर्डरी 5 देखें यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, सबसे ज्यादा वैल्यू कब होगी रिजल्टेंट की, आपको पता है रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, हमने ऐसे पढ़ा है ना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट दिस। तो बस करना क्या है कि अंडर रूट को हम इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है आर को मैक्सिमम। अब आप देखो इस फॉर्मूले में ऐसा क्या है जिससे कि आर मैक्सिमम बन जाए, अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा को मैक्सिमम बना दूं तो आर भी मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर, तो मुझे क्या करना है, मेरा मोटिव ये है कि मुझे कॉस अल्फा को मैक्सिमम बनाना है। कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा कॉस अल्फा किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो मुझे कॉस अल्फा को 1 बनाना है, तो मैं यहाँ पे अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि कॉस अल्फा 1 बन जाए। ऑब्वियसली कॉस जो है वो 0 पे 1 होता है, तो मुझे अल्फा को करना पड़ेगा 0। दैट मीन्स अल्फा क्या था, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल था, है ना, ये पी फोर्स ये क्यू फोर्स, इनके बीच का एंगल था। मुझे अल्फा को 0 करने का मतलब है कि पी फोर्स अगर ये है तो क्यू फोर्स इसी के ऊपर लेके आना पड़ेगा, पी भी यहाँ पे क्यू भी यहाँ पे, तब जाके अल्फा 0 होगा और तब जाके आपका रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम। तो वही देखो यहाँ पे बता रखा है कि ओ पॉइंट से ये ओ पॉइंट पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, पी भी यही हो गया क्यू भी यही हो गया, तब जाके आपका रिजल्टेंट देखो कैसे होगा मैक्सिमम। अब cos 0 पुट करेंगे तो cos 0 तो 1 होता है, बचा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो इसे हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड से आपको ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। मतलब आपका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो कब आएगा, जब आप दोनों फोर्स को डायरेक्ट ऐसे ऐड करोगे। क्लियर, तो यहाँ पे वही बता रखा है कि दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट एक्टिंग एट अ पॉइंट इज मैक्सिमम व्हेन दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एक्ट करें, और जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के जो भी फोर्सेज है उनके सम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, अब ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू की बात। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करती हूँ कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें आपका रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा, उसके लिए करते हैं। तो अब जैसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा। प्रीवियस में हमने क्या किया था, मैक्सिमम रिजल्टेंट लाने के लिए कॉस अल्फा को हमने मैक्सिमम बनाया था। अब मुझे मिनिमम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कॉस अल्फा को मिनिमम बनाना पड़ेगा। कॉस अल्फा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और कितने एंगल पर होती है, 180 डिग्री पर। कॉस 180 डिग्री होता है ना -1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा को बनाना पड़ेगा 180 डिग्री रिजल्टेंट को मिनिमम लाने के लिए। अल्फा क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, दैट मीन्स मुझे दोनों फोर्सेस के बीच में 180 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ओ पॉइंट से इधर लेती हूँ मैं पी फोर्स, तो इनके बीच में 180, मतलब यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा क्यू फोर्स, तभी दोनों के बीच में 180 एंगल बनेगा। अब रिजल्टेंट देखते हैं क्या हो जाएगा। कॉस अल्फा के प्लेस पे आपको -1 पुट करना है, क्योंकि एंगल हमने ले लिया 180, कॉस 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। अब ये फॉर्मूला जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, पी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये किसका, पी माइनस क्यू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जैसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है। दोनों साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल, रिजल्टेंट आ गया पी माइनस क्यू। मतलब ये मिनिमम रिजल्टेंट है कि जब दोनों फोर्सेज आपके, मिनिमम रिजल्टेंट कब आएगा, जब दोनों फोर्सेज आपके क्या होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन, और मैक्सिमम कब आ रहा था, जब दोनों फोर्सेज क्या होंगे आपके, सेम इन डायरेक्शन। तो वही लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज मिनिमम when they act in opposite direction, जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, और रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्सेज, जो दोनों फोर्सेज है उनके डिफरेंस के इक्वल होगा। क्लियर, तो यहाँ पे होता है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक कंप्लीट। उसके बाद है एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स, तो उन्हें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो भी बेसिक हमने पढ़ा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले, रिजल्टेंट और जो tan थीटा वाला है डायरेक्शन के लिए, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कॉर्लरीज जो है वो अच्छे से याद रखनी है, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी कॉर्लरीज और प्लस में जो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो। तो एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना, और आप ही की तरह जो और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टाइप के लेक्चर्स की जरूरत है, उनके साथ शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।